सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना देती है। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज हम करेंगे क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत मेंडल के वंशागति के नियम। पिछली कक्षा में हमने देखा कि आनुवंशिकी क्या होती है। हमने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफर होता है, जो गुण परिवर्तित होते हैं, मतलब जो गुण जाते हैं, उनका अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी जीनों का वह विज्ञान है तथा यह बताता है, जो आनुवंशिकी जीनों का वह विज्ञान है जो यह बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो हमने यह समझा। हम आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। हम देखेंगे कि मेंडल के वंशागति के प्रयोग क्या हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लैंगिक प्रजनन में जनरली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जायगोट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लैंगिक प्रजनन है उसमें हमें बहुत सारी भिन्नताएं, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं परिवर्तनों का इन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो परिवर्तन हो रहे जो गुण हैं, उनके अध्ययन को ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किए हैं, जिनको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। सबसे मुख्य कारण यह है कि जो मटर का पौधा है उसकी आयु लगभग 3 से 4 माह की होती है। लगभग 3 से 4 माह की होती है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हम बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से मटर का पौधा जो है उगाया जा सकता है। और इसके अलावा मटर के पौधे में बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे फूलों का कलर अलग अलग होता है, उसके जो दाने हैं कहीं झुर्रीदार होते हैं, कहीं गोल होते हैं। इस प्रकार की हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है और इसे आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मटर प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं। ठीक है, इसमें मटर में होता क्या है कि मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही फ्लावर में स्थित होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें आसानी से हम पर परागण भी करा सकते हैं। ठीक है, मटर के पौधे में अनेक किस्में पाई जाती हैं, जैसे लंबे तथा बौने पौधे, गोल व झुर्रीदार पौधे। तो इस प्रकार जो मटर का पौधा है उसमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यह उभयलिंगी होता है, अर्थात जो नर व मादा पार्ट हैं, जो मेल और फीमेल जननांग है, वह एक ही पुष्प में होते हैं। इसलिए मेंडल ने जो है मटर के पौधे का उपयोग किया। अब हम देखेंगे कि जीनोटाइप लक्षण क्या होते हैं, फिनोटाइप लक्षण क्या होते हैं। जीनोटाइप लक्षण वह लक्षण जो बाहर से दिखाई नहीं देते, उन्हें जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। अर्थात वह लक्षण जो हमें देखने को नहीं मिलते, वह गुण। कई बार होता क्या है, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जो कई बार जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, इनकी आवाज़ लड़कियों के समान हो जाती है। ठीक है, और कई बार जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी आवाज़ लड़कों के समान हो जाती है। तो यह कौन सा लक्षण हुआ, यह जीनोटाइप लक्षण हुआ। यह लक्षण जो बाहर से नहीं दिखते किंतु वह उपलब्ध मतलब उपस्थित होते हैं। ठीक है, वैसे लक्षण जो बाहर से नहीं देखे जाएं उसे जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। अब फिनोटाइप लक्षण क्या है, वैसे लक्षण जो बाहर से देखे जाते हैं उन्हें हम फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन दो प्रयोगों के आधार पर किया। मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन जो है दो प्रयोगों के आधार पर किया। सबसे पहले एकल संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और सब द्विसंकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब हम एक के बाद एक समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एकल संक्रमण क्या होता है। ठीक है, एकल संकरण में मेंडल ने क्या किया कि एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधों के बीच क्रॉस कराया। एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधे मतलब उनके जो फूलों का कलर समान है, समझ लो सब कुछ समान है, इनमें उनके जो लक्षण है वो गुण है एक ही हैं। उनमें क्या हुआ, उसने सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया, उन्होंने सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। ठीक है, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है कि लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया और बौने पौधे को हमने स्मॉल टी से डिनोट किया। इसे एक बार समझते हैं। देखो, हमेशा सबसे पहले हम जो लंबा पौधा है उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते थे। हमने यहाँ पर ले लिया डबल टी। हमने डबल टी क्यों लिया, क्योंकि जो गुण जो होते हैं भाई हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं। ठीक है, बौने पौधे के लिए हमने ले लिया कैपिटल स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी ले लिए। ठीक है, सबसे पहले पृथक्करण के नियम से हमने इन्हें अलग अलग लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब हम यह कर रहे हैं, हमने कि फर्स्ट पीढ़ी जो F1 पीढ़ी है उनका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है,
एक है स्मॉल टी और फिर से एक और स्मॉल टी। सबसे पहले यह वाला जो कैपिटल टी है, इस वाले कैपिटल टी के साथ हमने क्रॉस कराया तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इसके बाद यह वाला जो कैपिटल टी है, इसको हमने इस वाले के स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया, इसके बाद प्राप्त हुआ हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं अब ये फर्स्ट वाला कैपिटल टी है जो इस लास्ट वाले स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यह वाला जो कैपिटल टी है हम इस वाले स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। इससे हमने क्या देखा, इससे हमने यह देखा कि जो F1 पीढ़ी है उसमें 100% जितने भी हमें पौधे प्राप्त होंगे वह लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो मतलब ये है कि जो कैपिटल टी है जो लंबा वाला पौधा यह प्रभाविता का लक्षण दिखेगा, और जो मतलब यह प्रभावी रूप से दिखेगा। F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे हैं वह लंबे दिखाई देंगे, किंतु जो पौधे का जो बौना पौधा है उसका बौने पौधे के गुण जो है वह कहीं ना कहीं इसमें बौने पौधे के गुण इसमें छिपे हुए होंगे, जो कि स्मॉल टी है, ठीक है। तो यह हमने देखा कि F1 पीढ़ी में 100% जो है सभी हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब F2 पीढ़ी का अध्ययन करने के लिए हम F1 पीढ़ी से प्राप्त कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब यह इन पौधे जो हैं इनमें हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले वही पृथक्करण के नियम से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। अब यह वाला जो कैपिटल टी है, यह वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी बनाएगा। फिर यह वाला कैपिटल टी है इस वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर यह वाला स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। फिर यह वाला स्मॉल टी जो है इस वाले स्मॉल टी से क्रॉस करके टी बनाएगा। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने यह देखा कि जो लगभग जो तीन पौधे जो हमें प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह लंबे पौधे प्राप्त होंगे और एक शुद्ध रूप से एक बौना पौधा प्राप्त होगा, ठीक है, क्लियर। इसमें बाहरी गुणों के आधार पर जो फिनोटाइप रेशो रहेगा वह 3:1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक शुद्ध रूप से बौना पौधा प्राप्त होता है, क्लियर। तो यह है हमने देखा कि एकल संक्रमण क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हमें कौन से परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें यह जो जीनोटाइप रेशो रहेगा वह कितना रहेगा, 1:2:1, मतलब एक हमें शुद्ध रूप से लंबा पौधा प्राप्त हुआ, एक शुद्ध रूप से बौना पौधा प्राप्त हुआ, और एक हमें लंबा तथा बौना पौधा दो प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार यह जो जीनोटाइप रेशो है 1:2:1 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकलते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्या परिणाम निकले उसके थ्रू, ठीक है। हमने देखा कि प्रथम संतति पीढ़ी जो है F1 पीढ़ी में एक जनक से समानता प्रदर्शित करती है, ठीक है। द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में प्रभाविता व अप्रभावी के रूप में 3:1 के रूप में हमें अनुपात के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि F1 पीढ़ी में बौना रूप छिपा था तथा F2 पीढ़ी में वह पुनः प्रकट हो गया, यह हमने अभी देखा प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा इस पीढ़ी में शुद्ध व संकर 1:2 के अनुपात में हमें प्राप्त हुए, ठीक है। तो यह हमें मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू परिणाम प्राप्त हुए। एक बार फिर से देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस जल्दी से। वह संकरण जिसमें किसी एक लक्षण के दो भिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें मेंडल ने दो शुद्ध नस्ली पौधों को जनक के रूप में लेकर संकरण कराया। यह जनक लंबाई के लक्षणों के दो वैकल्पिक रूप लंबा व बौना पौधा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें प्राप्त F1 पीढ़ी की संतति में स्वपरागण द्वारा F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त की जाती है। फिर इसके अलावा हम F2 पीढ़ी में जो है परपरागण करते हैं और हमें बहुत सारी भिन्नताएं जो हमें देखने को मिलती है उनका अध्ययन हमने किया है, ठीक है, सिंपल है। तो एक बार फिर से चित्र में स्पष्ट है कि सबसे पहले शुद्ध लंबा वाला पौधा कैपिटल टी, फिर इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, बौना पौधा स्मॉल टी। इसके संकरण के थ्रू जो F1 पीढ़ी बनी उसमें हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और जो बौना पौधे का गुण है वह छिपे हुए थे, ठीक है। फिर हमने F2 पीढ़ी का अध्ययन किया, क्लियर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करें तथा हमारे हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए
हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और कमेंट में नोट्स लिखकर भेजें। ठीक है, यह हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं जो बहुत ही आसान भाषा में बोर्ड परीक्षा के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशागति क्या है, भिन्नताएं, आनुवांशिकी, बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने लिखा है। ठीक है, धन्यवाद।